क्योंकि इसमें जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि पैसा उगाना है, पैसा लेना है, तो शायद पुलिस को इस सिस्टम को भी समझ आता है कि वो पैसा आदमी से मिल सकता है, वो पैसा मर्द से मिल सकता है जो कमा रहा है ना। तो इसीलिए इसी के ऊपर प्रेशर बनाओ, क्योंकि और दूसरा लेडीज पर उस तरह से जुल्म करना या उसके खिलाफ उसको ज्यादा इंटेरोगेट करना, और देख रहे हैं कि पैसा भी यहाँ से नहीं मिल रहा, तो फिर वहां पर अपनी एनर्जी लगाई क्यों जाए। स्टीरियोटाइप है। हाँ, स्टीरियोटाइप है कि आदमी है तो स्ट्रांग होगा, आदमी है तो झेल लेगा, आदमी है तो हम उसको इतना भी दबा सकते हैं, ठीक है ना, वो उतना भी प्रेशर झेल लेगा और गिव इन कर दे। जितना प्रेशर डाल सकते हैं आदमी के ऊपर उतना प्रेशर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, हाँ, जब तक वो गिव इन ना करे। पर महिलाओं के साथ एक नेचुरल एम्पैथी होती है। ऐसा भी नहीं है खैर नीरज जी की सभी महिलाओं को जस्टिस मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद पुलिस स्टेशन में बहुत जाके बैठी हूँ, कोर्ट्स में भी बहुत जाके बैठी हूँ। जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा है, जिसके पास भी थोड़ा सा पावर है, वो अपना काम करवा सकता है। मैं इसी पर आने वाला था। खुद मेरी नज़र में एक केस है, हस्बैंड वाइफ में तनाव हुआ, जो हस्बैंड था वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर चला गया, वाइफ को उसकी गलती नहीं बताई गई, कोर्ट का ऑर्डर है कि माँ की बच्चे से बात करवाई जाए। इस केस में माँ की बच्चे से बात करवाई नहीं जाती, जब करवाई जाती है तो पीछे म्यूजिक इतनी तेज लगा दिया जाता है कि माँ बात भी नहीं कर पा रही है। वो माँ, उसका बच्चा शायद पिछले 5 सालों में मिल नहीं पाई। अब सेम कानून है, वही लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है पिता के पास है। इसका मतलब है कानून उस हिसाब से काम करता है ना जब उसे पैसे मिल रहे हैं। जी, मैं वही बोल रही हूँ। जिसके पास ऐसे बहुत सारे आदमी हैं दे हु खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जो पैसा भी खिलाते हैं, अपना काम भी करवा लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा फेस भी नहीं करना पड़ता। दीपिका जी, यहाँ पर एक और बड़ा जो गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि बहुत सारे इस तरह के केस में जब महिलाओं के या तो शादी से पहले कोई संबंध है या बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसमें वो अपने हस्बैंड का कत्ल करवा दे रही हूँ। सोनम रघुवंशी का मामला तो अभी है ही। ये भी कितना फ्रीक्वेंट है और इसके पीछे सोच क्या है? औरत बजाय अपने पति को मरवाने के उस रिश्ते से अलग क्यों नहीं हो रही? देखिए, किस तरह के केस, कितने केस देखे हैं? क्रिमिनल्स की सोच तो क्रिमिनल ही होती है, तो वो कितना भी अपने आप को सभ्य दिखा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके कहीं ना कहीं दिमाग में क्राइम तो होता ही है, क्राइम का इंस्टिंक्ट तो होता ही है। इस तरह के बहुत सारे केसेस आज के समय पे इंडिया में हो रहे हैं। हम इस तरह के लगभग डेली एक केस को डॉक्यूमेंट करते हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे एक ही दिन में ऐसे 2 या 3 4 मर्डर भी आते हैं हमारे पास। एक दिन में 3 से 4? जी, एक दिन में 3 से 4। 2023 में हम लोगों ने ऐसे 306 जो मीडिया के माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट कर पाए केसेस, वो डॉक्यूमेंट करे। एक हस्बैंड मर्डर एंड सुसाइड रिपोर्ट है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन एकम न्याय फाउंडेशन ने पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी है, और हमारी वेबसाइट से वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ekamnyay.org से। उसमें हम लोगों ने लगभग 800 से ज़्यादा केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं जो मीडिया में आए, सिर्फ जो अखबारों में हमें दिखे। और उसमें भी एक चैलेंज है कि साउथ या जो लैंग्वेजेस हमारे को समझ में नहीं आती, वो हम लोग मुश्किल होता है उसको डॉक्यूमेंट करने में। तो ज़्यादातर जो हिंदी और इंग्लिश मीडिया में आए वो हम लोगों ने केसेस डॉक्यूमेंट करे। तो 306 उसमें मर्डर थे जहाँ पे पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया, और रिमेनिंग जो थे वो सुसाइड थे जहाँ पे पति ने आत्महत्या कर ली ये कहते हुए कि मुझे पत्नी ने झूठा केस में फंसाया, या पत्नी या उसके परिवार वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, या झूठे के केसेस में उन्होंने अपनी जान दे दी। 306 जो मर्डर के केसेस हैं उनमें 95% केसेस में जो रीज़न था मर्डर का वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, अडल्ट्री था। और सुसाइड्स में भी एक बड़ा रीज़न जो था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मना किया तो या तो उसने झूठे केसेस कर दिए या अपने लवर से जो है पूरा कत्ल ही करवा दिया। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे महिला ने खुद बकायदा मारा है, या तो गला घोट के मारा है या किसी वेपन से मारा है। और ऐसे तो खैर बहुत है ही है जहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक स्टोरी अपने शेयर की है ट्विटर पर, जिसमें आपने बताया था कि एक महिला पता नहीं अपने दोस्त को अपना बॉडी काउंट बता रही थी, और वो चैट जब उसके हस्बैंड को पता लगी, क्या थी वो स्टोरी, हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक केस है, एक कोच है, मैं उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, मैंने 2 दिन पहले ही उनके हैंडल को देखा इंस्टाग्राम पे। तो वो लोगों को कोच करते हैं, लाइफ कोचिंग, फिटनेस कोचिंग करते हैं। तो उनके ये एक क्लाइंट है, ये NRI हैं, और इन्होंने एक दिन अपनी वाइफ के जो फ़ोन में है एक ऐसी चैट देखी जहाँ पे वो अपनी दोस्त के साथ ये डिस्कस कर रही है कि उसने कितने सारे लोगों के साथ सेक्स किया है।
अपना बॉडी काउंट डिस्कस कर रही है, जिसमें सेक्स कितनों के साथ किया है उतनों नीचे लड़कों के नाम लिख रही है, जिसमें जीजा भी लिखा हुआ है, चाची का भतीजा भी लिखा हुआ है, हाँ। और बाकी रोहित और ये और वो पता नहीं, और वो नंबर भी शायद छोटा मोटा नहीं था। मैंने काउंट तो नहीं किए, लेकिन सेक्स का अलग काउंट है, जिनके साथ सिर्फ किस किए है उनका अलग काउंट है, और वो ऐसे ऐसे करके वो 25-30 नाम थे। जी, 25-30 से शायद ज्यादा ही नाम है। जब उन्होंने ये चैट पकड़ी तो उसके बाद उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया कि ये क्या है सब कुछ, तो उसने माफी मांगी लड़की ने, बट उसके बाद वो इंडिया आ गई उनको बताए बगैर, और यहाँ पर आते ही उसने उनके ऊपर 498 डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस के केसेस कर दिए हैं, उनसे एलिमनी मांग रही है एक बहुत मोटी। वो लड़का बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला गया था, 1.5-2 साल वो पूरे डिप्रेशन में रहा है। तो ये जो कोच हैं जो रील बना रहे थे, ये 498 है इनकी रील के ऊपर लिखा हुआ था, तो मेरा ध्यान चला गया, अदरवाइज मैं नहीं शायद देखती। 498 लिखा हुआ था, तो उन्होंने अपनी रील में बताया कि इस आदमी को उस डिप्रेशन के फेज में बाहर लाने में 2 साल लग गए हैं, और उनकी जो लीगल जर्नी है वो तो चलती ही रहेगी। मैं आपको बताती हूँ ऐसे तो कितने सारे केसेस हैं यहाँ पे। तो उन्होंने चैट पकड़ी है, एक आदमी है मेहुल करके, उसका मैंने अपने YouTube चैनल पर इंटरव्यू भी डाला है। मेहुल ने अपनी शादी के कुछ ही महीनों में अपनी पत्नी को, वो उसकी पत्नी के लिए पढ़ाई के वो पैसे दे रहे थे, कॉलेज जाती थी, कॉलेज जाने के नाम पे अपने आशिक के साथ होटल में जाती थी। एक दिन वो उसको कॉलेज जाने के पैसे पति दे रहा है, वो उसको कॉलेज छोड़कर आते हैं, तो पता नहीं उसके बाद उनकी शायद कोई दोस्त उनको मिल जाती है या क्या होता है, उनको ये समझ में आता है कि आज तो कॉलेज की छुट्टी है। तो वो उनसे बात बोलते हैं कि उसको तो मैं अभी छोड़कर आया हूँ, तो कहते नहीं आज तो कॉलेज की छुट्टी है, तो उनका दिमाग खनकता है। फिर वो पता नहीं अब उसको कैसे मेहुल को समझ में आता है या उसके दिमाग में क्या चमकता है, आसपास के जितने भी होटल थे वहाँ पे वो जा जाके उसका नाम पूछने लग जाते हैं कि यहाँ पे चेक इन किया कि नहीं। एक होटल में उस नाम की लड़की का चेक इन उनको मिल जाता है, और वो अपनी वाइफ को उस होटल में रेड हैंडेड पकड़ते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, वो आदमी को उस रूम से निकाला जाता है, और उसके बाद मेहुल जो है वो ऑब्वियसली उनकी वाइफ उनको छोड़ के अपने मायके चली जाती हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हो गई है। फिर उसके बाद मेहुल जो है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट बन गई है, होटल से निकली हैं, वो है डिवोर्स डाल देते हैं अडल्ट्री के ग्राउंड पे। ठीक है। वो महिला डालती है 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस 125। ये बंदा जो कि एक खुद विक्टिम है, अगले 6 साल फिर कानूनी लड़ाई लड़ता है। और इस केस में मुझे हैरानी है कि जब पुलिस ने खुद पकड़ा उसकी वाइफ को, तो बाद में अगर इसकी वाइफ इस तरह का झूठा केस डाल रही है, तो ये आदमी जो पुलिस है उसकी उस पूरी कार्रवाई को या उसकी पूरी रिपोर्ट को बतौर सबूत पेश नहीं कर सकता। कर सकता है, फिर कर सकता है, लेकिन कानून पुलिस कैंसिल नहीं करती है फिर भी मुकदमे। जाओ कोर्ट में लड़ लो, आप कोर्ट में अपने आप को अगेन फिर वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि कोई कॉमन सेंस यूज नहीं हो रही है। ऐसे अब तो जजमेंट्स आ गई हैं नीरज जी, जहाँ पे कोर्ट कह रहा है कि ओकेजनल अडल्ट्री इज नो ग्राउंड टू डिनाई मेंटेनेंस टू अ वुमन। मैं तो जब जजमेंट पढ़ी तो मैं ओकेजनल अडल्ट्री, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब कि एक बार अगर किसी के साथ हो गया सेक्स तो उसको अडल्ट्री में काउंट नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है जज साहब खुद को अपनी जगह उस जगह पे रखे पता नहीं मुझे क्या सोचते हैं, लेकिन मतलब यूँ कह रहे हैं कि एक लंबी अडल्ट्री में जब रहेगी तभी डिनाई कर सकते हो आप मेंटेनेंस। अभी एक रीसेंट जजमेंट आई है जो मुझे तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अब जैसे कोई डिवोर्स होता है, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हुआ, आपसी में ये हो गया कि अब इतने पैसे का लेन देन हो गया, अब फ्यूचर में कोई क्लेम नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया। अब कोर्ट की जजमेंट आई है कि अगर कोई पत्नी इस तरह का MOU साइन कर लेती है, अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांस होते हैं जिंदगी में आगे, तो फिर भी मेंटेनेंस मांग सकती है। बताओ यार, मतलब बंदे को आप कभी फ्री ही नहीं करोगे। मतलब उसने एक बार शादी कर ली तो ही इज इन अ जेल। अगर वो शादी नहीं चली
चाहे मसा 5 दिन की वो शादी हो। अभी मैंने वो भी मैसेज शेयर किया था, अभी परसों मेरे पास एक केस आया जिसमें एक लड़के ने अप्रोच किया, उसके भाई की पत्नी सिर्फ 5 दिन रही है उनके घर में। सिर्फ 5 दिन। और उसके बाद वो अपने पति को बोल रही है कि मैं तो तेरे से शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरी जबरदस्ती शादी कर ली गई है, मैं जा रही हूँ अपने घर। 5 दिन के बाद वो अपने घर चली जाती है। ये उसको फोन करके बोल देता है प्लीज घर आ जा। वो बोलती है तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे बोलने की कि घर वापस आ जा। 498 लगा दिया है, डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया है, सारे परिवार का नाम लिख दिया। दिस इज हाउ इजी इट इज। तो अडल्ट्री के तो केसेस दुनिया भर के हैं। अडल्ट्री तो अभी अब मैं आपको एक पुणे का केस बताती हूँ, हमारे पास, मैं उनसे मिली थी। तो हस्बैंड जा रहा है काम पे और वाइफ पीछे से अपने बच्चे के टीचर के साथ अपने ही घर में सेक्स कर रही है। बार बार बुलाती है उसको अपने पति की एब्सेंस में और वहाँ पे फुल ऑन सीन चल रहा है। इसको पता चल जाता है हस्बैंड को और ये एक दिन उसको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, बट ये फिर वापस आ जाता है। उनका तो लवर आया हुआ है वहाँ पे, उनका तो वहाँ पे प्रॉपर सीन चल रहा है। ये दरवाज़ा खुलवाता है और दरवाजे के खुलते ही सार रिकॉर्डिंग है। ये अपना ढूंढता है, कहीं पे भी नहीं मिलता। अलमारियों में देखा, बाथरूम में देखा, कहीं पे भी नहीं मिलता। फिर वो अपना बेड खोलते हैं तो उसके अंदर वहाँ पे अपनी पत्नी के लवर को पाते हैं और वो ऐसे देख रहा है। मैं मतलब जो वीडियो बनाई, हाँ मैं मिली थी, उन्होंने मुझे दिखाया। मतलब ऐसी वीडियोस हम नहीं रिलीज कर सकते और कहीं ना कहीं वो भी शायद नहीं रिलीज कर सकते क्योंकि महिलाओं की डिग्निटी। तो लेकिन उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है और अब जो है उनकी पत्नी जो है उनको पता नहीं कितनी बार पुलिस थानों के चक्कर कटवा चुकी है। हमारा एक प्राइवेट डिटेक्टिव आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने हमें बताया कि आजकल हो ये रहा है कि अगर औरतों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं और इनकेस उनके पति को पता लग जाता है और वो सवाल उठाते हैं, तो उसके बाद वो कहती है कि अब मैं तुझसे डाइवोर्स भी लूंगी और एलिमनी भी लूंगी तुझसे और देखती हूँ तुझे मुझे कौन रोकता है। मतलब इसको अगेन वही कि आप एक तरह से वेपन के तौर पर इन कानूनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में कितना खतरनाक, और जो मैंने ये बताया ये सच में ये भी इसका भी कोई ट्रेंड या कोई आप पैटर्न इस तरह का देख रही हैं कि जहां महिलाएं पकड़ी जाती हैं तो बाद में पति को ये धमकी देती हैं कि तेरे खिलाफ केस कर दूंगी अगर तुमने मेरे रिश्ते पे ऑब्जेक्ट किया तो? हर केस में, कोई केस क्या, मतलब हर मुझे केस में चलाने दो मुझे। हाँ बिल्कुल, इतने सारे केसेस हैं जहां पे आदमी बिल्कुल घुट घुट के अपने घरों में मर रहे हैं। उनको पता है उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, लेकिन बच्चा है उनका, वो नहीं कुछ बोल सकते। अपने घर को बचाने के लिए चुप हैं और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चुप हैं कि अगर कुछ किया, अगर इसको ऑब्जेक्ट किया तो ये बच्चे को भी ले जाएगी, उसके बाद मेरे ऊपर केसेस भी कर देगी, मैं ना अपने बच्चे से मिल पाऊंगा, केसेस तो मुझे फिर झेलने ही पड़ेंगे। तो आपको तो खुद चुनना है कि मुझे क्या चाहिए। जहाँ पे कोई मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक अपब्रिंगिंग का और एक मेंटल उसका वो है। मैंने सब तरह के केसेस देखे हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो फील करती हैं कि हाँ उनसे गलती हो गई है, वहां पे फिर मैरिजेस चल भी जाती है। कुछ महिलाएं होती हैं जो ये कहती हैं कि मेरी गलती हो गई, तूने मुझे पकड़ लिया तो अब मैं तुझे मजा चखाऊंगी। तो वो ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसी हैं। कुछ हैं जो कि अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे इंसान के साथ कितना भी गलत कर सकती हैं और उसमें कानून उनकी मदद करता है। दैट इज द सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। दीपिका जी, आपकी सारी बातें सुन के लग रहा है, और आजकल जो लोग कुछ मजाक में भी कहते हैं और सीरियसली भी लड़के कहते हैं कि भैया हमें तो शादी के नाम से डर लगने लगा है, तो आपका इस पर क्या सलाह? वही अगेन फिर बात है कि अगर कोई आदमी शादी कर रहा है, स्पेशली अरेंज मैरिज कर रहा है जहां वो लड़की को नहीं जानता और एक आध मुलाकात में तो जानना संभव भी नहीं है, फिर भी क्या रेड फ्लैग्स है या आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को ध्यान में रख सकता है शादी से पहले? और जहां आजकल इस तरह के दहेज की भी बातें हैं कि हमने अनाप शनाप पैसा खर्च कर दिया, क्या अगेन फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए कि भैया पहले ही बता दो कि तुमने इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, इतना नहीं खर्च किया? शादी से पहले किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है? मैं क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो वाजिब सी बात है कि हम लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। मैं आपको 3 केसेस 3 पार्ट्स में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं हम जो पुरुषों को
कहीं ना कहीं मेरे बचा तो नहीं सकते हैं क्योंकि कानून ऐसे हैं कि इस तो दर्ज हो ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर इन बातों का ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप बच जाएं। पहला है हस्बैंड मर्डर, वहाँ पे आप को क्या किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपके ऊपर आप शादी करने वाले हैं तो क्या आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। और तीसरा है झूठे रेप केसेस से थोड़ा सा बचने के लिए। पहले आते हैं हस्बैंड मर्डर पे, जैसे सोनम रघुवंशी वाले केस में हुआ है। जो क्लासिक रेड फ्लैग्स हैं, जब भी आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई महिला आपसे बात करने में खुश नहीं है, अगर वो आपके कॉल्स को मैसेजेस को बिल्कुल इग्नोर करती है या बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी देती है, अगर कोई महिला आप कहीं घूमने जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड तो आपका हाथ पकड़ के भी खुश नहीं है, या बिल्कुल आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर रही है, या बिल्कुल मिनिमलिस्टिक कॉन्वर्जेशंस हैं, बहाने लगा रही है कि मैं तो काम में बिजी हूँ, मैं तो ये हूँ, समझ जाइए कि वो महिला शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई लड़की का परिवार आपको ज़बरदस्ती कर रहा है कि हम तो 1 ही महीने में शादी करेंगे, हम तो 1.5 महीने में शादी करेंगे, ऐसी चीज़ें बोल रहा है, कुंडली में निकल गया है तो 20 दिन में ही शादी होगी, हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ मत कीजिएगा। हम भुगत भोगी हैं। जो मैंने शुरुआत की थी इंटरव्यू में वो हमारे साथ हुआ है। 1 ही महीने में शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, जैसे ही देखने गए हैं रोका कर दो, रोका कर दो, रोका कर दो, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ है और ये निकालो अब। ठीक है, तो आप एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोल रही कि लंबे कोर्टशिप पीरियड के बाद ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि वो महीनों महीनों सालों सालों तक अपना रियल नेचर नहीं उजागर होने देते, लेकिन इन चीजों का मुझे लगता है जरूर ध्यान देना चाहिए। फौरन बात की बात करिए, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। अगर हम नहीं, शादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं, शादी और कोर्टशिप के पीरियड, या मतलब अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, तो ये चीजें जरूर आप देखिए। अगर वो, और अब तो जैसे बोल रहे हैं, आप बकायदा पूछ लीजिए कि प्लीज, हाथ जोड़ के हम पूछ रहे हैं, आप किसी और से प्यार तो नहीं करती हैं? अगर करती हैं तो बता दीजिए, हम खुद मना कर देंगे रिश्ते के लिए। तो कम से कम आप ये जो राजा रघुवंशी जैसा कांड हो गया है उससे आप बच सकते हैं। दूसरा है कि जब आप शादी कर रहे हैं तो झूठे दहेज और झूठे ये जो एलिगेशंस होते हैं, इसमें आप एक प्रोएक्टिव मेजर ये जरूर ले सकते हैं। और नीरज जी, ये बिल्कुल कानूनन है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये कहता है कि आप लिस्ट बनाइए, आप ये लिखत में लीजिए कि कोई दहेज का आदान प्रदान इस शादी में नहीं किया गया है, जो भी गिफ्ट्स वगैरह दिए गए हैं उनकी सूची ये है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये कहता है कि करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। लोगों को लगता है अरे भरोसा है, ये है, वो है, फिर बाद में जब कोर्ट में बातें पहुंच जाती हैं तब लोग पछताते हैं। इससे क्या होगा? 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि कोर्ट ये देखेगी, अगर कोर्ट में मामला चला भी जाता है, कि देखिए दोनों परिवारों ने साइन किया हुआ है कि शादी के दौरान कोई दहेज का आदान प्रदान नहीं हुआ है, गिफ्ट्स की सूची जो है इन्होंने साथ में दी हुई है। दूसरा क्या होगा, जो ये जो एग्जैजरेटेड क्लेम्स होते हैं, जो 498 की में आप पहली लाइन पढ़ेंगे ना, तो आप ये लिखा होगा कि हमने अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में 50 लाख का खर्चा किया, 60 लाख का खर्चा किया, 80 लाख का खर्चा किया नहीं होता 5 लाख का खर्चा। तो जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप कोर्ट को दिखा पाएंगे कि ये सरासर झूठ बोला गया है। तो 498 या डाउरी के केसेस से बचने के लिए ये एक थोड़ा प्रोएक्टिव मेजर हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जो डिमांड आती है 498 में कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करने की, वो यूजुअली इस आंकड़े के ऊपर आधारित होती है कि वो अगर बोल रहे हैं, जैसे हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि अगर FIR में उसने 20 लाख का एक्सपेंडिचर लिखाया है तो इसका मतलब वो 50 लाख रुपए की एलिमनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। 50 लाख का एक्सपेंडिचर लिखाया है तो कम से कम 1 करोड़ तो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो वो जो वैल्यू फिगर वहां पे वो लिखवाते हैं जो झूठी, उससे होता है। अब अगर आपकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है कि शादी में इतना ही खर्चा हुआ है, ये गिफ्ट्स का आदान प्रदान हुआ है, तो वो प्रोहिबिट कर देगा एक एग्जैजरेटेड क्लेम करने में। तो वहां पे आप थोड़ा सा बच सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा केसेस आज के टाइम पे हो रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा हार्म हो जाता है क्योंकि इमीडिएट आपका अरेस्ट होता है, आप तुरंत जेल जाते हो, आपकी नौकरी चली जाती है, वो है रेप के केसेस, कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स टर्न्ड इनटू फॉल्स रेप केसेस, जहाँ पे लड़की बोलती है इसने तो मुझे शादी का झांसा दिया था, ये है वो है। अपने रिलेशनशिप को प्लीज़ डॉक्यूमेंट कीजिए।
अगर आप किसी लड़की से मिल रहे हैं, आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आप शादी आगे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप इंटीमेट हो रहा है तो वो शादी के किसी झांसे के बगैर हो रहा है। ये चैट्स बहुत सारे केसेस में बाकायदा काम आई हैं। इन्हीं चैट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को बेल मिल पाई है। तो इट इज़ मच बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी। आई थिंक महिलाओं को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो फियर है इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर। तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो दोनों के लिए बढ़िया है। अगर आप हेल्दी कम्युनिकेशन अपने रिलेशनशिप के टाइम पे करेंगे वो भी दोनों के लिए बढ़िया है। तो जिस तरह से हम लोग चीज़ें होती हुई देख रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉशियस। देखो वो ब्लाइंड ट्रस्ट का ज़माना मेरे ख्याल से चला गया है। इसी जो आपने आखिरी पॉइंट पर बात की, इसी पर सवाल ये निकलता है कि आजकल यूथ बहुत ज़्यादा जो डेटिंग ऐप्स पर है, लेकिन आपने कहा कि वहाँ ऐसे लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं, पूरे रैकेट वहाँ पर चल रहे हैं जी। उसको लेकर आप क्या हिदायत देंगे और ये कितना फ्रीक्वेंट है डेटिंग ऐप्स के थ्रू लोगों को इस तरह से फंसाना? आपने एक केस तो बताया ही था बीच में मुझे। नीरज जी, मैं तो लड़कों को बहुत क्लियरली ये बोल दूंगी, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री सेक्स, एज सिंपल एज दैट। एंड इन दी क्वेस्ट ऑफ दैट आप इतना ज़्यादा फंस सकते हैं, इतना ज़्यादा फंस सकते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। गुड़गांव में एक गैंग हम लोगों ने पकड़वाया था। वो लड़की डेटिंग ऐप से जाके लड़कों को मिलती थी, उनके साथ होटल में रुकती थी, अगले ही दिन जाके थाने में बैठ जाती थी और बोलती थी कि इस लड़के ने मेरा कल होटल में रेप किया है। उसके बाद उसका जो एसोसिएट है वो इस लड़के को फ़ोन करके धमकाता था कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। उसको थाने बुलाया जाता था। थाने में उनके साथ एक लेडी इंस्पेक्टर जो थी वो भी मिली हुई थी। वो इस लड़के को बताती थी कि अगर तेरे ऊपर रेप केस हो गया तो तू जेल जाएगा, तेरे इतने साल बर्बाद होंगे, तेरा परिवार बर्बाद होगा, पैसे दे दे। तो हमने उस लड़की को, उसका जो साथ में आदमी था महेश फोगाट उसका नाम है, महेश फोगाट, बिनीता कुमारी, मुनेश देवी जो पुलिस ऑफिसर थी, तीनों का अरेस्ट हुआ था इस केस में। अच्छा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आपको आपकी वीडियो भी बना सकते हैं कोई, फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है पैसे के लिए। कहीं पे आप जाएं तो एकदम से आप लड़की के साथ इंटीमेट होंगे। अभी कल ही मेरे पास ऐसा मैसेज आया, वो एक होटल में गए, लड़की के साथ इंटीमेट हुए, तभी दरवाज़ा तोड़ के बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आपने लड़की का रेप किया है, आप पैसे दीजिए। तो डेटिंग ऐप स्कैम्स पे एक्सटॉर्शन बहुत चल रही है। प्लीज़ बहुत सोच समझ के आप किसी भी अनजान इंसान से मिलने जाइए और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट स्टार्टिंग की जो कुछ मीटिंग्स हैं, जब तक आपको उस इंसान के बारे में अच्छी तरह से पता ना चल जाए, पब्लिक प्लेसेस पे कीजिए। अदरवाइज अगर आप इस सिचुएशन में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको हैंडल करना। डेटिंग ऐप्स पर जो भी लड़के खुद को हैंडसम या लकी मान रहे हैं, आप ना हैंडसम है ना लकी हैं, हो सकता है आप बेवकूफ़ हो या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो।